वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जहां हम और मौज़ूआत पे बात करते हैं वहीं पे हम बात आज अहम मौजू ये भी रख रहे हैं, ख़ास तौर पर इस पर भी बात करेंगे कि हमारे मुल्क की जो फसलें हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी फसल है जिसकी काश्तकारी हो रही है, जहाँ कितनी ज़मीन किस फसल को दी जा रही है और कितने अच्छे तरीके से जो है किसान काश्तकार जो है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में धान जो है वो पाकिस्तान की अहम तरीन फसल है और जो मुल्की आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए जो ज़र मुबादला इकट्ठा करती है, इसके असूल का भी अहम ज़रिया है। साथ ही इसकी काश्त के लिए जो ज़मीन है वो भी उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है और इन प्रोसेसली जो अभी बीज बोया जा रहा है, जितने एकड़ ज़मीन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है उसमें रिकॉर्ड तौर पे जो है 6.9 का जो है वो इजाफा हो चुका है। फिर इसमें जो माली साल 2020 और 21 के दौरान जो सूबा पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान की ज़ेरे काश्त लाया गया है। ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जितने रकबे पर ये धान काश्त हो रही है इस टाइम, क्योंकि धान जो है चावल की जो फसल है, जो चावल की पैदावार है, आपको पता है कि पाकिस्तान उन ममालिक की सफ़ में शामिल है जहाँ पे अच्छा और बेहतरीन चावल काश्त किया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल जो है वो जाना और माना जाता है और बेहतरीन तरीके से जो है वो यहाँ पर चावल काश्त भी किया जाता है। चावलों की कई किस्में जो है वो काश्त की जाती हैं जो कि दूसरे ममालिक में बड़े अच्छे दामों फरोख्त की जाती हैं, जहां से पाकिस्तान को बड़ा अच्छा ज़र मुबादला हासिल हो जाता है। इन प्रोसेसली पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला हम कमा रहे हैं, इसमें जो ज़मीन हमारे पास मौजूद है अभी वो उस लिहाज से तो नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़मीन है यहाँ पे काश्तकारी के लिए उसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही जो इसके पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं उसमें धान की मुख्तलिफ इकसाम की तस्दीक शुदा बीज पर रजिस्टर्ड काश्तकारों को 1200 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी भी फराम की जा रही है। साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला हैं उसमें नुमाइशी प्लाट काश्त करने के लिए 30,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी भी दी जा रही है। फिर इसके अलावा रजिस्टर्ड काश्तकारों को धान की जड़ी बूटी और माहिर जहरों पर सब्सिडी भी मुहैया फराम की जा रही है। मसलन चावल की काश्त के लिए जितनी भी मौजूद ज़मीन है उस पर चावल को काश्त करने के लिए जितनी भी सब्सिडी इनको दी जा सकती है काश्तकारों को वो दी जा रही है और बेहतरीन चावल काश्त करने की जो आगे की प्लानिंग है वो भी पाकिस्तान में जारी है। यानी आने वाले वक्त में हम ये प्लान कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि बेहतरीन तरीन चावल जो है पाकिस्तान जहाँ चौथे या पाँचवें नंबर पर आता है वहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 पर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसी के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने इस हवाले से, धान के हवाले से, वो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, धान पाकिस्तान की अहम तरीन फसल है जो कि मुल्की आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के अलावा ज़र मुबादला के हसूल का अहम जरिया भी है। धान की बाकियात सनतों में बतौर खाम माल इस्तेमाल होती है। धान का छिलका कागज और गत्ता साजी की सनत में इस्तेमाल होता है। चावल का आटा बेकरी की मसनूआत में इस्तेमाल होने के साथ इससे आला क्वालिटी का तेल भी निकाला जाता है। पाकिस्तान को दुनिया में चावल बरामद करने वाले ममालिक में अहम मकाम हासिल है। ये बात नहायत खुश आइंद है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान धान के ज़ेरे काश्त रकबा में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माली साल 2020-21 के दौरान सूबा पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान के ज़ेरे काश्त लाया गया, जिससे 57,66,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई और धान की बरामदत में से 3.6 अरब डॉलर मुबादला का हसूल मुमकिन हुआ। हुकूमत पंजाब चावल की पैदावार में इजाफा और इसके मयार को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदामात कर रही है। ज़र्री एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के कौमी प्रोग्राम पर भी अमल दरामद जारी है, जिसके तहत धान के ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफे के लिए काश्तकारों को फनी रहनुमाई और तरगीबात फराम की जा रही हैं। ये बात हौसला अफजा है कि पंजाब के मुंतखब अजला में धान की मुंतखब इकसाम के तस्दीक शुदा बीज पर रजिस्टर्ड काश्तकारों को 1200 रुपये फी बैग सब्सिडी फराम की जा रही है, जबकि पंजाब के मुंतखब अजला में नुमाइशी प्लाट काश्त करने के लिए 30,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी भी फराम की जा रही है। इसके अलावा रजिस्टर्ड काश्तकारों को धान की जड़ी बूटी मार जहरों पर भी सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब मशीनी ज़राअत के फरोग के लिए धान की बाकियात को जदीद ज़र्री मशीनरी के इस्तेमाल से कारआमद बनाने के मनसूबा के तहत काश्तकारों और सर्विस प्रोवाइडर्स को मुंतखब अजला में 80% सब्सिडी
भी फराम कर रही है। अब जबकि धान की फसल की काश्त जारी है तो कभी उम्मीद है कि हमारे काश्तकार हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों और सहूलतों से भरपूर इस्तेफादा करते हुए धान की फी एकड़ पैदावार में मजीद इजाफा यकीनी बनाएंगे। धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफा और मयार को बेहतर बनाने का बैनुल अवामी मंडियों में पाकिस्तानी चावल की मांग में यकीनन मजीद इजाफा किया जा सकता है, जिसके लिए महकमा ज़राअत पंजाब और धान के काश्तकार पुरअज़म है। इस तरह चावल की बरामद में इजाफा से काश्तकार खुशहाल होंगे और मुल्क की मआशियत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। देखा नाजरीन आपने इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में चावल की पैदावार में किस हद तक जो है वो इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा जो हुआ है और आने वाले वक्त में चावल की जो पैदावार है उसको मज़ीद बढ़ाने में जो एकड़ ज़मीनें दी गई हैं, मज़ीद एकड़ जो है उसमें शामिल किए गए हैं। ये आज तो हम इस पर भी बात करेंगे कि इस फसल के फ़वाइद क्या है, इस फसल को बोया कैसे जाता है, इसके लिए ज़मीन कौन सी मौजू होती है और चावल की जो ये फसल है और ये चावल जब काश्त किया जाता है तो कौन कौन से ममालिक में जाता है और इसका फिर पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है। हमारे साथ साकिब भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। उनसे सबसे पहले पूछ लेते हैं। साकिब साहब बताइएगा कि धान की जो पैदावार में इजाफा हुआ है इसमें जो कौमी मंसूबा लगाया गया है उस हवाले से जो है वो काश्तकारों को कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिहा, आपने इनवाइट किया अपने शो में, मॉर्निंग शो में। जी, मैं जो राइस आज का जो हमारा मौजू है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है क्योंकि जो चावल है ना, ये जो हमारे पूरे मुल्क में ये एक समझ लें कि रीढ़ की हड्डी का काम करके ये जब एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर, तो हमारा जो ममालिक है ना जो कि बहुत अच्छा चावल काश्त करते हैं, उनमें ममालिक में हमारा जो नाम है ना माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों पे आता बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग चाहेंगे, जिस तरह आपने अभी कहा कि जी बहुत इसको नंबर 1 पे आना चाहिए और इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। और इसके लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं काश्तकारों के लिए। जो किसान, हमारी ज़मीन जो है ना वो है ज़रख़ेज़, बिल्कुल ऐसे मीठी ज़मीन है, मीठी मट्टी है, तो इसमें जो चावल काश्त किया जाता है ना, जब भी आप उसको बनाते हैं ना उसमें से कोई फीकापन आपको नहीं रिसीव होता कि आप जो वो चावल खा रहे हैं तो आपको डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है। नमकीन और मीठे का बड़ा डिफरेंट सा एक टेस्ट होता है जो इस चावल के अंदर मौजूद होता है। और बासमती चावल है और बहुत सारे चावलों के नाम हैं, तो ज़रा बताइएगा कौन कौन सी जो है वो काश्तकारों को सब्सिडी दी गई, सहूलियात क्या दी जा रही है? बिल्कुल, काश्तकारों को चावल के हवाले से जी, ये जो धान की फसल है इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। इसके लिए आपने जैसा 2020 और 21 में देखें तो 63 लाख एकड़ रकबे में जो है ना ये काश्त हुई थी। और उसके बाद अगर 63 लाख रकबे को देखें तो 57,66,000 टन रिकॉर्ड मतलब कि इन्होंने काश्त निकाली है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी कि ये 63 लाख रकबा और ये देखें तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब इसके लिए इन्होंने सब्सिडियां भी दी हैं। इसके लिए इन्होंने इनको जो अद्वियात में जो जहर मतलब के छिड़का जाता है जो मतलब फसल के ऊपर, उसमें मतलब सब्सिडियां दी हैं। इस पे सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो महकमा ज़राअत का बहुत अच्छा कदम है वो ये है कि इन्होंने अपनी टीमें मरतब की हैं जो टेक्निकली हैं, फनी तौर पे तरबियत दे रही हैं और लेजर सारे इक्विपमेंट से लेजर तरीके से इसकी जो काश्त की जा रही है और मैनुअली जो है ना ऑलमोस्ट मैनुअली खत्म कर दी इन्होंने। लेजर से ये सारा कुछ हो रहा है और जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे मशीनरी जो है वो सारी जदीद मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। और इस मशीनरी इस्तेमाल करने में, लेजर में, ये चीजों में, क्योंकि आपको पता है काश्तकार जो आमतौर पर है वो पढ़े लिखे नहीं होते, किसान आमतौर पर पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ये समझ लें कि ये अलमी है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो जिसने नहीं पढ़ाई की वो किसान बन गया। उसको महकमा ज़राअत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है कि वो पूरी हर जिले में टीमें मुरतब कर दी गई हैं और वो टीमें जाकर काश्तकारी करवाती हैं, उनको तरीके बताते हैं, लेज़र से सारी काश्तकारी होती है और ये पैदावार जो है वो एक एक हिस्से में, जिस तरह मैंने बताया ना कि सारी मशीनों के जरिए काश्त हो रही है, मशीनों के जरिए स्प्रे हो रहा है, जदीद तरीके कार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। बिल्कुल जदीद ये बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, क्योंकि आने वाले वक्त में जहाँ हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी वहाँ इस काश्तकारी के निज़ाम को भी डिजिटल होना चाहिए और जदीद होना चाहिए। अगर आपने काश्तकारी मतलब अगर आपने पूरी फसल लेनी है ना, इसकी जो पैदावार लेनी है ना, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखें ना, हमारा पाकिस्तान जो है वो आपने जिस तरह बताया ना कि इसकी जमीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि इसको हम लोग जितना अच्छे तरीके से, जितना जदीद तरीके से करेंगे, आप पूरी दुनिया का चावल एक तरफ रख लें और पाकिस्तान में जो चावल काश्त होता है वो एक तरफ रख लें, आपको टेस्ट जो है वो बिल्कुल प्योर नजर आएगा। सिर्फ चावल ही नहीं, यहाँ के फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा जो है वो तुर्श और मीठे होते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मैं जितनी देर जो है वो बाहर रही हूँ, मुझे आप यकीन करें कि फीके फ्रूट्स हैं, इतने बड़े बड़े आपके पास साइज में फ्रूट हैं लेकिन वो फीके हैं, मगर पाकिस्तानी
फ्रूट की एक अलग ही मिसाल है। और इसी तरह चावल है कि पाकिस्तानी चावल जो है वो यूके भेजा जाता है, अमेरिका भेजा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, हर जगह पूरे जहाँ पर भी पूरी दुनिया में हर जगह इसको जो है वो भेजा जाता है और पसंद किया जाता है। जमीन मौजू होना बहुत जरूरी है ना, जमीन मौजू नहीं है, बाहर मौजू जमीन नहीं है। हाँ। वो कलमकारी तो लगा लेते हैं लेकिन उससे मतलब साइज भी बड़ा कर लेते हैं फल का, लेकिन वो जो यहाँ पे टेस्ट है ना, जो वो नहीं पैदा कर सकता क्योंकि जमीन जरखेज नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें जो बासमती राइस है हमारे इनकी और इसकी हाइब्रिड जो इकसाम है वो कितनी है चावलों की? क्योंकि बहुत सारे चावल होते हैं, आप मार्केट में जाएं तो आपको ऐसे ऐसे सेला चावल, बासमती चावल और पता नहीं कौन कौन से चावल माशाल्लाह काफी किस्म की मतलब कि इसमें जो है ना किस्में हैं। वो बासमती चावल है, वही आपने जो सेला चावल का है, और मतलब कर्नल चावल है, जो कर्नल जो सबसे अच्छा चावल होता है, बासमती और कर्नल जो है ये अच्छे चावलों में से हैं। यानी कि आप समझ लें कि 3-4 बनाने तो अलग चावल है, आपने बिरयानी बनानी है तो अलग चावल है, आपने बॉइल्ड चावल बनाने तो अलग चावल है। और ये चीजें हमारे नाजरीन को पता होनी चाहिए कि अगर आपने घर में जो चावल इस्तेमाल करना है बिरयानी के लिए अलग चावल है, सादे दाल चावलों के लिए आप अलग राइस जो है वो बना सकते हैं, और बासमती राइस ऐसे हैं कि जिनको आप जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि ये जितनी किस्म के चावल है ना हमारे घरों में अगर पकाने को कहें और जिस तरह भी है ना, इनके तरीके पकाने के अलग अलग हैं और ये सारे ही मतलब फिट बैठ जाते हैं। कुछ चावलों को बोया जाता है, देखिए अब ये बीज जो है उस चावल का जो बीज है जब ये बोया जाता है तो वो जाहिर है कुछ चावल आप पानी में भिगोते हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं पकाने के बाद, और कुछ ऐसे चावल हैं जिन्हें आप धोकर फौरी तौर पर जो है वो पका लेते हैं, कुछ ऐसे चावल इनको थोड़ी देर रखते हैं। तो ये सारा अपना जो है सेटअप होता है। मेरा ख्याल ये बीज का नया चावल होता है ना जिसको आप थोड़ी देर पानी में रखते हैं, जो पुराना चावल है उसको आप पानी में भिगो के रखते हैं ना तो इसका साइज जो है ना वो बड़ा हो जाता है, बिल्कुल वो अच्छा मतलब के साइज हमें भी ज्वाइन किया है सैयद सुल्तान साहब ने, डायरेक्टर हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, चीफ साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सैयद सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। बताइएगा सर कि धान की फसल के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान में काश्तकारी की जा रही है, एक तो आप इससे कितने मुतमईन हैं और क्या हमें जितनी ज़मीन रिक्वायर्ड है उस हवाले से उतनी ज़मीन हमारे पास मौजूद है? इसकी काश्तकारी के लिए मौसम कौन सा मौजू है? ये 2-4 चीज़ें ज़रा हमें तफसीलन जो है बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। जी जहाँ तक धान का ताल्लुक है जी, ये पाकिस्तान की ऐसी कैश क्रॉप है जो कि कह लें कि पहले नंबर पे पहले कॉटन आती थी जी, ये मामला के हिसाब से इसका कह लें कि कॉटन का एरिया भी इसमें शामिल हो गया है। और पाकिस्तान के सूबे पंजाब से लेके सूबे पंजाब में ना सिर्फ रवायती इलाकों में बल्कि गैर रवायती इलाकों के अंदर भी बड़ी कामयाबी और तेजी के साथ काश्त किया जा रहा है। और ये अब तक पिछले साल तकरीबन 60 लाख एकड़ के ऊपर जो है ना वो काश्त हुआ था। जी बिल्कुल ठीक। सर इसमें जो धान की मंजूरशुदा इकसाम की पनीरी को काश्त करने का मौजू वक्त कौन सा है, ये जरा बता दीजिएगा। जी इसमें यह है कि जो धान की जो पनीरी है इसको काश्त करने का जो बेस्ट टाइम है वो मोटी इकसाम के लिए 20 मई से लेके 7 जून तक है। अच्छा। और बासमती इकसाम के लिए 1 जून से 20 जून तक। सही। तो ये जो पाकिस्तान में हमारे पास बासमती राइस काश्त किया जा रहा है, इसका जो बीज है खास तौर पे आप इस हवाले से जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहेंगे? क्योंकि चावलों की मुख्तलिफ इकसाम है हमारे पास, तो क्या इनके बीज अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग जो है तरीके से बोए जाते हैं? इनके लिए पानी कितना रिक्वायर्ड होता है, जमीन कैसी चाहिए होती है? इस हवाले से जरा थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी इसमें बासमती इकसाम के अंदर जो है वो पहले सुपर बासमती 515, TK 1121 एरोमेटिक, किसान बासमती, पंजाब बासमती, सुपर बासमती 2019, सुपर गोल्ड, ये वो इकसाम है जो बासमती के अंदर फाल करती हैं और बहुत ज्यादा ये रकबे पर काम हो रही है। ठीक है। मोटी इकसाम के अंदर KS 133, KS 282, ERI 6, ERI 9 ये इकसाम है जो काश्त की जाती है। ठीक है। तो जी ठीक है। इसका यह है कि इसमें जो बासमती इकसाम है उसका फी एकड़ बीज जो है वो 4 से 5 किलोग्राम चाहिए। अच्छा। जबकि जो मोटी इकसाम है उसको 6 से 8 किलोग्राम बीज चाहिए। ठीक है। इनके जो पनीरी काश्त करने के तरीके हैं वो जो राइज है वो मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ। जी। इसमें एक है कद्दू का तरीका, एक है खुश तरीका, अच्छा। एक है जुजवी खुश्क और या जुजवी कद्दू का तरीका, अच्छा। शेडिंग का तरीका। हाँ जी, इसमें मशीनों के जरिए से पनीरी काश्त करने के तरीके। ठीक है जी। ठीक है सर, इसमें खादों का जो तनासुब है उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है वो भी जरा बता दीजिएगा।
जी, खादे में इसमें तीनों भी जो खादे मेन है, जिसमें डीएपी है, फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन, इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके बगैर जो आपका टारगेटेड यील्ड है वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि डीएपी की कम से कम 1 बोरी और पोटाश की 1 बोरी और यूरिया की 1.5 बोरी, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, बाकी अपने जमीनों के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज के हवाले से इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, सही है सर। धान की फसल में ये जो जिंक का किरदार है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और काश्तकार जिंक हासिल करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं? जी, जिंक जो है ये भी जिसका बाकी खादों का मैंने बताया है, सर जिंक जो है या जिंक सल्फेट, इसकी भी अफादियत उतनी ही ज्यादा है। अगर ये ना डाली जाए तो इससे पौधे की बढ़ोतरी नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, पौधे के ऊपर सुई नुमा छोटे छोटे निशानात पड़ जाते हैं, जिससे फोटोसेंसिस मुतासिर होती है और पौधे का छोटा रहता है और पैदावार में बहुत कमी आती है। तो इसमें जिंक सल्फेट के जो है ना वो 33% वाला जो है वो अगर मिल जाए तो वो 3 किलो का जो है 3 से 5 किलो का जो है ना वो काफी होता है। अच्छा, ठीक है सर। इसकी फसल को जाहिर है कि कीड़ा भी लग सकता है और इस तरह के मसाइल भी दरपेश हो सकते हैं, तो कीड़ों से हिफाजत के लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, तरीके अमल क्या होना चाहिए, और काश्तकारों को आप क्या पैगाम देंगे इससे? जी, कीड़े जो है ना इसमें शुरू से नर्सरी से लेके क्रॉप की मिचोटी तक जो है ना इनमें इसका पीछा नहीं छोड़ते। शुरू में पनीरी पे टोका आ जाता है और उस पे अगर आप नेट ले लें एक उसको आप नेट से आप पकड़ने की कोशिश करें तो उसमें अगर वो 5 आ जाते हैं टोके, अच्छा, बच्चे या बालिग, तो आप समझे कि आप इसके खिलाफ अब जहर आपका डालना जरूरी हो गया है। इसी तरह से जो आपकी सुंडियां हैं, अगर वो सुंडियां जो है वो उसमें 10 के करीब आ जाए आपके नेट के अंदर, या उसमें आपके जो तना है वो सूख जाए, 5% उसमें से तने जो है वो एक पौधे के अंदर सूख जाए, तो उस स्टेज के ऊपर या पत्ता लिपेट सुंडी के हवाले से अगर एक पौधे के 2 पत्ते लिपटे हुए हो 2 से 3, तो वो स्टेज होती है। तो अगर जो है ना ब्राउन हापर आ जाए तो उससे 15 से 20 अगर उसके बच्चे या बालिग हो तो इस स्टेज के ऊपर आपको जहर मार अद्वियात का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि जो इन कीड़ों की वजह से जो पैदावार में कमी होती है उससे बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है सर। इन काश्तकारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है चावल बोने के लिए, चावल की काश्तकारी के लिए, उस हवाले से जरा आगाही दीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मेजॉरिटी ऑफ, मैं सबकी बात नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उनको किस तरह आप जो है वो सिखाते हैं, क्या टीमें तश्कील दी गई हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, किस तरीके से बताया जाता है उनको? नहीं, काला शताब्दी जो है ना वो चूंकि धान का ही अदारा है और इसमें हम ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं साल में। ठीक है। साल में 2 बार हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, फिर वो ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में जाके किसानों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि पनीरी किस तरह खासी जाती है। तो यहाँ पे जितना मैंने पहले अर्ज किया कि 3 तरह के जो है ना वो राइज है कि कद्दू के अंदर, खुश्क जमीन में जो है वो जुजवी कद्दू के अंदर, या जो है ना वो मशीनी काश जो है ना, मशीनी काश के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सूबों की मदद के साथ एक नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके अंदर किसानों को जो बीज से लेके, मशीनों से लेके, तदवियात से लेके जो है ना सब चीजों की तरफ तकरीबन 50% सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो है ना जो 3 एकड़ पैदावार है उसमें खातिर को इजाफा किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। ये एक और चीज जो बहुत अहम है और वो काश्तकारों को तो मालूम होती है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काश्तकारी करते वक्त जो पौधे लगाए जाते हैं इनका फासला कितना होना चाहिए, किस फासले से जो है वो लगते हैं, क्योंकि अक्सर औकात इसमें भी कोई जो है वो बेज़ाब्तियां हो जाती हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, पौधों की 6 एकड़ तादाद जो हम रिकमेंड करते हैं वो 80,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए जरूरी है कि पौधे से पौधे का फासला जो है वो 9 इंच हो और लाइन टू लाइन भी फासला 9 इंच हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर तो वो छठा दे रहे हैं तो छठा देने से ये होता है कि 80,000 की तादाद जो है ना पूरी नहीं होती, वो 40 से लेकर 50-55,000 तक रह जाती है। इसलिए या तो जो हम रिकमेंड करते हैं ठेकेदार डोरी के जरिए से, या ये कि जो मशीन के जरिए से अगर लगाना है तो उसके
के अंदर ऐसी मशीनें हैं जो 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 लाइन टू लाइन तो फासला 9 इंच रखती हैं, लेकिन पौधे से पौधे का फासला 4 इंच, 6 इंच और 9 इंच उनके कैपेसिटी है, कम से ज्यादा कम बेच किया जा सकता है। इस तरीके से हम पौधों की तादाद जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 तक कर सकते हैं। और इस तादाद पूरी होने का मतलब यह है कि आपकी पैदावार में 7% इजाफा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। साकिब साहब, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप सर से पूछना चाहें, सुल्तान साहब से। मैं आपसे एक बड़ा अहम क्वेश्चन करना चाहूँगा। बहुत सारे काश्तकार हैं जिनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्योंकि जो चावल की फसल है उस पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और बार बार मेरा ख्याल आपकी तरफ से शायद इंस्ट्रक्शंस होती हैं या नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर भी वो जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे वो काश्त कर लेते हैं। तो उनके लिए आपने कोई इंतजामात किए हैं? दूसरा, जो टीमें आपने तश्कील दी हैं, जो टीमें आपकी जा रही हैं, जो फील्ड में निकल रही हैं, आया कि वो पूरा जितना मतलब कि एकड़ रकबा है जितने भी यहाँ से पूरे पंजाब में फैल रही हैं? क्योंकि बहुत सारे काश्तकार कहते हैं कि जी हमारे पास टीमें टूमें नहीं, हम लोग मैनुअली तौर पे अभी तक वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हम लोगों को जो बाप दादा जो भी करते थे पुराने चीज़ें हैं जो उसी तरह ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास महकमा ज़राअत की कोई टीम इस तरह की एज सच नहीं है कोई। तो आपने इसका कोई इंतजाम है कि कोई एक स्पेसिफिक एरियाज हैं जिससे मतलब कि आप कर रहे हैं कि जी यहाँ पे टीमें जाएंगी, या कि ये पूरा मतलब पंजाब कवर कर रहे हैं? जी देखिए, जो महकमा ज़राअत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना विंग्स हैं, एक रिसर्च विंग है, एक एक्सटेंशन विंग है। तो हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशे बापू आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रिसर्च विंग में आता है। तो हमारा काम जो होता है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होता है, और जो एक्सटेंशन के ऑफिसर्स हैं और जिम्मेदार है उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, जो ये प्रोग्राम है, जो जैसे आपने बात की कि पानी की कमी हो रही है, बिल्कुल आप बेशक सही बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान में जो वाटर अवेलेबल था वो तकरीबन 5,640 क्यूबिक मीटर था, जो 2020 के डेटे के मुताबिक 940 क्यूबिक मीटर रह गया है। तो अब जरूरत ऐसी है, ऐसी वैरायटी बनाने की है जो कम पानी के साथ पूरी पैदावार दे सके। ऐसा तरीका सारे तैयार किए जा सके जिसमें कम से कम पानी उसकी जरूरत हो। इस सिलसिले में बराह रास्त काश्त जो है, जिसे DSR टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें कालाशे बापू ने बहुत ज्यादा काम किया है, और ये टेक्नोलॉजी इस वक्त पानी की कमी को पेश नजर रखते हुए बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इसके अंदर जो पनीरी काश्त करते हैं वो डायरेक्ट बराह रास्त जितना गंदम का छटा देते हैं, ड्रिल के साथ या छटा देते हैं या ड्रिल के साथ बिजाई की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर काश्त की जाती है। तो इससे पानी की लागत 15 से 20% बचत होती है, बल्कि टाइम जो है वो काफी बचता है, लेबर जो है वो काफी बचती है। तो इसमें जो आम कद्दू का तरीका होता है उसके अंदर नीचे हार्ड पैन बन जाता है, तो इसमें हार्ड पैन भी नहीं बनता, और इसमें पैदावार जो है ना वो इसमें ऐसे कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है बार बार, क्योंकि इसमें इसकी शाखें जो होती हैं वो फी मुरब्बा जो है वो ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से ये पानी की कमी वाले इलाकों में जो है ना DSR जो है ना उसकी कोशिश की जानी चाहिए। सर, इनको जो कीड़ा लग जाता है वो तो उसके हवाले से तो आपने बता दिया है, लेकिन इस फसल पे जो हमलावर होने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उस हवाले से भी बता दीजिए, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि धान की फसल को जो है वो कुछ बीमारियां भी लाक हो जाती हैं, ये क्या है? जी हाँ जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये जो धान है इसमें बकानी एक बीमारी होती है, बकानी। अच्छा। इसमें लगाने के फौरन बाद ही आप देखते हैं कि उसका पौधे का जो है ना वो बढ़ना शुरू कर देता है, एक शाख बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक। हाँ, उसमें जिबरेलिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो सूख के मर जाते हैं जो है ना पौधे काफी ज्यादा। इसके अलावा चने की सांड होती है, उससे जब वो अगर आ जाए तो सिटे जो है ना वो सफेद हो जाते हैं और दाना नहीं बनता, उसकी फसल गिर जाती है। अच्छा। इसके अलावा जरासी में झुलसाव की बीमारी है, तो जरासी में झुलसाव की बीमारी अगर डोप से इसके ऊपर आ जाए तो उससे बहुत ज्यादा उसमें जो है ना वो स्टील आई थी और पैदावार मुतासर होती है। इसके अलावा धान का भक्का है, वो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, वो तने के ऊपर भी आ सकता है, वो आपके जो है ना वो जो सिट्टा बनता है केमिकल के साथ उसके ऊपर भी आ सकता है, नेक्स्ट क्लास की शक्ल में। अच्छा। और ड्रेन के ऊपर भी आ सकता है। ये जो बीमारियां हैं इन सबको रोकने के लिए जरूरत है कि जो है ना वो आप बीमारी के खिलाफ दवाई लगा हुआ बीज इस्तेमाल करें, और वक्त काश्त का ख्याल करें। जो पनीरी है उसको सही वक्त में 25 से 30 दिन की पनीरी लगाएं, अगर लेट लगाएंगे तो उससे भी बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा। पोटाश जरूर डालें,
और वो जमीनें जहाँ पे पिछले साल बैसाखी का जो है वो आई थी, वहाँ पे वो फसल ना लगाएं, वो जो है ना वो फसल ना लगाएं, दूसरी फसल लगाएं, कोई या दूसरी किस्म लगाएं। अच्छा, ठीक है सर, क्या आप जो है वो धान के काश्तकारों को पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू, कोहिनूर न्यूज़ के थ्रू, क्योंकि हमने धान के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेटिव ये एक सेशन किया है और मैं समझती हूँ कि ये हमारे नाजरीन के लिए भी और काश्तकारों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना किसी भी वैरायटी का सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें, मंजूर शुदा बीज इस्तेमाल करें। कोई जो मंजूर शुदा किस्म नहीं है और वो मार्केट में आपको लोग उकसाते हैं, वो बिल्कुल उससे खरीद ना जाए। अपने सबसे पहला स्टेप अच्छी पैदावार लेने का यही है कि अपने अदारों से जो है सर्टिफाइड सीड जो है ना वो, उसके बाद ये है कि जो वक्त काश्त है उसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर पहले लगा लेंगे तब भी पैदावार में कमी आएगी, अगर लेट लगाएंगे तब भी लगाएंगे। तो जो रिकमेंडेड टाइम आपको बताया गया उस पर लगाएं। तो लगाने के बाद खादें जैसा बताया गया उसका मुतासिब इस्तेमाल करें, वक्त पर करें, और जो पानी है उसको भी पानी की अवेलेबिलिटी को सामने रखते हुए जो मुरब्बेजा तरीकेकार बताए गए हैं उसके मुताबिक लगाएं। जो पहला हफ्ता है उसके अंदर पानी खड़ा रखें और जो रोप पे आ जाए और फसल जब निकल जाती है उस वक्त जो है ना पहले 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद सिर्फ बतर का पानी लगाएं। अच्छा। बीमारियों के खिलाफ, कीड़ों के खिलाफ जो है ना जो बताई गई दवाइयाँ हैं उनको सही मिकदार में और सही जो है ना वो दवाई जो है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बर्दाश्त जो है उसको सही वक्त पर करें। बर्दाश्त करने का टाइम ये वो होता है जब जो सिट्टे का जो है ना सारे दाने फट जाते हैं, सिर्फ लास्ट वाले 2 से 3 दाने जो है ना वो ग्रीन होते हैं, उस वक्त फसल तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, तो वो मुनासिब टाइम होता है। तो ये सवाल, ये चंद मुरब्बेजा असूल है, अगर इसको अपनाएं तो पैदावार अच्छी मिल जाती है। सुल्तान साहब, आपके ऑन कॉल लेने से हमें भी बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली आज धान की फसल के हवाले से, और मैं ये समझती हूँ कि नाजरीन ने भी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद रहे, और साथ ही क्योंकि आज हमने एक ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम किया और ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। साकिब साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इस पर पूरी रिसर्च की, काम किया, और जिस तरह हम और फसलों की बात करते हैं इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा दरकार होता है। पानी हमारे पूरे मुल्क में जो है पानी की कमी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने जो है वो सवाल भी किया, पानी इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अगर मतलब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आगे जाकर पानी की कमी होती है तो हमारी फसलों की पैदावार में इजाफा होना, ये तो फिर बड़े हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। क्या इस पर इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल जी, ये अपने इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, किसान को जो है ना सबसे इस साल तो वैसे ही बड़ा खुशहाली का साल गया ना, बिल्कुल ठीक है, तरफ से। हाँ। तो इन्होंने महकमा ज़राअत ने भी बड़ा अच्छा इकदाम किया है, लेकिन ये इकदाम सारी तरफ नहीं पहुँच पा रहे। एक तो बिजली महंगी कर दी है, ट्यूबवेल की जो बिजली है, लाजिमी बात है जब पानी नहीं है, बारिशें नहीं हो रही, कुदरती तौर पे बारिश नहीं हो रही, तो लाजिमी बात है वो ट्यूबवेल से या किसी तरीके से या नहरों से कोई भी है पानी की कमी पूरी करनी है। बिजली महंगी है, किसान वगैरह बड़े इस हिसाब से ना इस लिहाज से बड़े परेशान है कि वो कह रहे हैं, बल्कि मैंने 1-2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसानों की, यूनियंस की, तो उन्होंने यही किया कि जी ये बिजली जो है ना इसको सस्ता करें, क्योंकि जो हमारे हमसाया ममालिक है उनमें बिजली फ्री है। सही, क्योंकि हमारी जमीन जरखेज है, इसको हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। अभी पाकिस्तान में सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अभी एक्सपो में नुमाइश जो है वो इसकी जारी है, अभी भी जो है वो आज भी और कल भी इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से, तो डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, काश्तकारों के लिए। और जब तक यहाँ वाकई सच्ची बात है, उनकी भी बात सच है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक हम किसी भी मामले में जो है वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। बिजली तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब तो देखें सोलर सिस्टम आ गए, हर चीज़ आप सोलर पे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी बिजली की पैदावार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हमें भी इस तरफ जो है वो सोचना चाहिए। इवन कि हमें तो चाइना ने और हमारे और दोस्त ममालिक ने जो है वो बिजली की ऑफर भी कर रखी है, तो क्यों नहीं हम उनसे जो है वो मुस्तफीद होते और वहाँ पर से जो कर लेते। या सोलर सिस्टम का जो अभी ये नुमाइश की गई है, इस पर भी हम इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्राम करते हैं, आगे जो है वो इसको भी दिखाएंगे कि क्या क्या डिजिटल सिस्टम और किस तरह से सोलर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, और जो है वो बिजली की पैदावार में आप किस तरह और कैसे इजाफा कर सकते
सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं और ये एक अहम मौजू है जिस पर हम डिस्कशन जो है वो ज़रूर करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि महकमा ज़राअत ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, नो डाउट बड़े अच्छे इकदाम हैं। किसान दोस्ती, खुशहाली, सारे बड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सब्सिडियाँ दे रहे हैं, अपना स्प्रे पे सब्सिडियाँ हैं, दूसरी मतलब और यूरिया पे सब्सिडियाँ मतलब वो दे रहे हैं। और अभी ये जो आपने सोलर की बात की है ना, सोलर भी वो दे रहे हैं, किस्तों पे दे रहे हैं, सोलर। लेकिन ये ना काफ़ी जगह पर नहीं पहुँच रही चीज़ें, बहुत सारी मतलब ये मैंने इससे यही पूछा काफ़ी हर जगह पे ये पहुँचना चाहिए सिस्टम। किसानों को जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये हल होनी चाहिए। ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ये काश्तकारी जितनी ज्यादा होगी, हमारा सारा सिस्टम उतना ज्यादा बढ़ेगा। यहीं से तो ज़रे मुबादला कमाना है पाकिस्तान ने। राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, राइस की जो वेस्ट है वो भी जाया नहीं है। अब राइस की जो इसका छिलका है वो कागज और जो उसमें अपना गत्ते का है वो सारा उसकी सनत में काम आता है। कितनी ज्यादा है। उसके बाद फिर जो इसका आटा है वो सारा जो है इसका बेकरी की जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं सारा आटे से बनती है, चावलों का आटा। यानी कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, आज चावलों के आटे की बात हो रही है तो चावलों का आटा आपकी स्किन के लिए जो है रंग गोरा करने का बड़ा शौक होता है ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ खास तौर पर चावलों का आटा बड़ा परफेक्ट है उनके लिए, रंग गोरा करने के लिए, कि जिनका रंग जो है वो, और आप ये कभी आजमा के देखिएगा, दूध में मिला के चावल का आटा जो है वो फेस पर आप उसको जो है वो हल्का हल्का रब करेंगे, आपका कलर, मैं नहीं यूज करती लेकिन मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को जो है वो बता रही हूँ। अब ये ना होना कि डॉक्टर साहब का अगर रंग साफ है तो शायद हो सकता है ये चावलों का आटे लगाती हूँ मुंह पर, लेकिन ये बड़ी परफेक्ट जो है वो मैं चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास धान की जो फसल है ना उसमें केमिकल नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। और जिस तरह से अभी जो है वो बता रहे थे, हमारे साथ सुल्तान साहब मौजूद थे, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के, राइस को जो है पूरा देखते हैं, फिर साइंटिस्ट हैं, तो वो तो भरपूर तरीके से जो है उन्होंने हमारी रहनुमाई की कि किस तरह इसको जो है वो बोया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए जो है वो यूज़फुल हैं। ये काश्तकारों के लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव आज का प्रोग्राम गया है, मैं समझती हूँ, और नाजरीन के लिए भी, कि घर बैठे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि चावल की काश्त होती कैसे है, धान की फसल लगती कैसे है, क्या क्या चीज़ों से जो है वो बचाया जाता है। अच्छा देखिए कि फसलों में भी बीमारियां हैं। हाँ जी, सिर्फ इंसानों में बीमारियां नहीं है, फसलों को भी बीमारियां लाक होती है और उन बीमारियों के नाम भी हैं। हाँ जी, नाम भी हैं, बिल्कुल उनका हल भी है। हाँ जी, तो ये चावल हो या हमारे पास सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, इनमें जो ये बीमारियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास फैल रही हैं इस वक्त, और वो इस वजह से हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे पास जो बीज है ना वो बिल्कुल सर्टिफाइड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। आम बीज को ना बोएं वरना उसमें ज्यादातर जो बीमारियों का खतरा होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं, आपकी पसंदीदगी भी जो है मुझे सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं, आपके कमेंट्स भी, और साथ ही आप मेरे प्रोग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और साथ ही आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोहिनूर जो हमारा न्यूज़ है चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और खासकर मेरा प्रोग्राम भी जो है वो आपको मिल जाए और डिटेल के साथ मिल जाए। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात और कुछ अहम टॉपिक्स के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।